दीदी, धूप कितनी तेज हो गई है। तुम्हारी पीठ पर सारा पसीना बह रहा है। ये फावड़ा इतना भारी है, तुमसे उठ भी नहीं जा रहा। थोड़ा आराम कर लो ना दीदी। हमारे पास तो बीज भी नहीं है, फिर ये मिट्टी क्यों खोद रही हो? परी, जब तक मिट्टी नरम नहीं होगी तब तक इसमें बीज कैसे पनपेगा? बीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर बाजार में जो सब्जी बेचने वाले कचरा फेंकते हैं ना, वहां से मैंने टमाटर और मिर्ची के सूखे बीज चुनकर लाई हूँ। तू चिंता मत कर, ये मिट्टी हमारी मेहनत देखकर जरूर फली फूलेगी। तू बस इसमें थोड़ा पानी डालती जा, हमारी सब्जियां जरूर उगेंगी। कुछ दिन बाद दोनों बहनों की मेहनत रंग लाई। जो रिया और पानी ने खेत में जो सब्जियों का बीज डाली थी, उसमें सब्जियां आना शुरू हो गया था। जब पहले दिन रिया अपने खेत से सब्जी लेकर बाजार में बेचने पहुंची, तो गांव की एक औरत रिया की सब्जी देखकर बोली, अरे रिया, ये सब्जियां तो बहुत ताजा लग रही हैं। ये कहाँ से लाई तू? क्या चाचा के खेत से चुराई हैं? नहीं काकी, मैं चोरी का एक दाना भी अपने पेट में नहीं डालती। ये सब्जियां मैंने और परी ने उस बंजर झोपड़ी के पास वाली मिट्टी में दिन रात पसीना बहाकर उगाई हैं। आप एक बार लेकर देखिए, मैंने इसमें कोई रसायन नहीं डाला। बस 10 रुपए दे दीजिए, मुझे मेरी बहन के खाने के लिए कुछ ले जाना है। कल बार भी बिना भरपेट खाई ही सो गई थी। ये ले बेटी, तेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ये ले 10 रुपए और मुझे सब्जी दे दे। शाम का समय हो चुका था। रिया बाजार में सब्जियां बेचकर उसी पैसे से आटा खरीदकर खुशी खुशी झोपड़ी की तरफ जा रही थी कि रास्ते में चाची उसे देख लेती है। अरे वाह, बड़ी महारानी बनी घूम रही है। ये आटा कहाँ से आया तुम्हारे पास? जरूर मेरे घर के पीछे से गेहूं चुराया होगा तुमने। देखो अपनी भतीजी के करतूत, अब चोरी पर भी उतर आई है। चाची जी, मैं आपकी अपनी हूँ, गैर नहीं। थोड़ा तो तरस खाइए। आप मुझ पर चाहे कितना भी अत्याचार कर लीजिए, पर मेरी ईमानदारी पर दाग मत लगाइए। मैंने खेत में पसीना बहाकर जो सब्जी उगाई थी, उसी बाजार में बेचकर ये 10 रुपए का आटा खरीदा है। अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है, तो चलिए उस काकी के पास जिन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं, लेकिन बिना सबूत के मुझे चोर मत कहिए। अरे जा जा, मैं तुझ जैसी मुंह नहीं लगाती। हटो, मुझे काम है। तुम जैसे सैर पे नहीं निकली हूँ। रिया बाजार से जो आटा लाई थी, उसकी एक मोटी रोटी बनाई। रोटी एक ही बनी थी क्योंकि आटा कम था। रिया रोटी परी को देते हुए बोलती है, परी देख, आज तेरा फेवरेट आटे की रोटी और सब्जी बनी है, जल्दी से खा ले, गरम गरम है। दीदी, तुमने अपने लिए तो रोटी ली ही नहीं। तुम रोज झूठ बोलती हो कि तुमने खा लिया। आज मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। जब तक तुम आधा टुकड़ा नहीं खाएगी, मैं एक भी निवाला नहीं लूंगी। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो दीदी, तुम्हारी आंखें अंदर धंस गई हैं। परी, मेरी रानी बहन, तू जब मुस्कुराकर रोटी खाती है ना, तो मेरा पेट ऐसे ही भर जाता है। ये जो आधा टुकड़ा तू मुझे दे रही है ना, ये मेरे लिए पूरी दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। आजा, हम दोनों आधी आधी रोटी खाएं। तू देखना, एक दिन हमारे पास इतना खाना होगा कि हम दूसरों को भी खिलाएंगे। उसी रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। झोपड़ी की घास की छत से जगह जगह पानी टपक रही थी। परी डर कर रिया से चिपक जाती है। दीदी, बिजली कितनी जोर से कड़क रही है और हमारी झोपड़ी के अंदर पानी भर रहा है। हमें तो बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है दीदी, हम कहाँ जाएं? डर मत परी, मैं हूं ना तेरे पास। ये बारिश हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकती। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, पर हमें ये परीक्षा पास करनी है। देखती देखती सुबह हो जाती है। चाचा रमेश चुपकी सी झोपड़ी के पास आता है। वो देखता है कि रिया बारिश के पानी को झोपड़ी से बाहर निकाल रही है और उसके हाथ ठंड से कांप रहे हैं। चाचा पीछे से छुपकर आंखों में आंसू लिए देखता है। हे भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी सगी भतीजियाँ, मेरे छोटे भाई की निशानियाँ आज इस कीचड़ और बारिश में गल रही हैं और मैं एक कायर की तरह अपने घर में सुकून से सो रहा हूँ। अगर आज मेरा भाई जिंदा होता
तो क्या वो मुझे कभी माफ करता? मुझे इनकी मदद करनी ही होगी, चाहे सुमन मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दे। एक दिन रिया और परी लकड़ियां चुन रही थी। परी एक सूखी लकड़ी उठाने जाती है कि वहां एक सांप बैठा होता है। परी, हट जा वहां से। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले भूख, फिर बारिश और अब ये सांप। अभी न जाने हमारे साथ और क्या क्या होगा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है दीदी? बाबूजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। परी, मेरी तरफ देख, तू रिया की बहन है। हम अनाथ जरूर हैं पर कमजोर नहीं। सांप आया था पर हम बच गए ना, क्योंकि भगवान का हाथ हमारे सर पर है। बाबूजी ऊपर से देख रहे हैं। अगर तू ऐसे रोएगी तो उनकी आत्मा को दुख होगा। चल उठ, अपना चेहरा पोंछ, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। रिया परी को बचा लेती है। दोनों बहनें वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती हैं। शाम का समय हो चुका था। गांव के कुछ लोग बैठकर ताश खेल रही थी। रिया और परी जंगल से लकड़ी का गट्ठर लेकर गुजर रही थी। देखो भाई, रमेश की अनाथ भतीजियां जा रही हैं। कितनी बेशर्म हैं। चाचा चाची के घर के पास से गुजरती हैं पर उनके पैर भी नहीं छूती। अपने बाप की तरह जिद्दी हैं दोनों। रिया रुक जाती है। गांव वाली चुप हो जाती हैं। काका, उम्र में आप बड़े हैं, इसलिए इज्जत से बात कर रही हूँ। बेशरम हम नहीं, वो लोग हैं जिन्होंने बाप के मरते ही उनके बच्चों को सड़क पर निकाल दिया। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हम मेहनत करके खाते हैं। अपने बाप की जिद पर मुझे गर्व है, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया। आगे से हमारे बाप पर उंगली मत उठाना। रिया लकड़ी का गट्ठर लिए आगे बढ़ जाती है। एक दिन चाची सुमन गांव की औरतों के साथ बैठी थी और रिया के खिलाफ जहर उगल रही थी। बनावटी आंसू बहाते हुए बोलती है, अरे क्या बताऊं बहन, मैंने तो उन दोनों को अपने बच्चों की तरह रखा था, पर रिया तो इतनी घमंडी है कि मेरे घर का खाना खाने से मना कर दिया और घर छोड़कर चली गई। अब गांव भर में मुझे बदनाम कर रही है कि मैंने उसे निकाल दिया। ऐसी लड़की से तो भगवान ही बचाए। सुमन, कितना झूठ बोलोगी? तुमने ही उन दोनों को रात में धक्का देकर निकाला था। भगवान से डरो सुमन। तुम चुप रहो। तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा उन दुश्मनों की चिंता है। अगर आगे से तुमने उनका पक्ष लिया तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। दीदी, जब गांव की बाकी लड़कियां मेले में जाती हैं ना, तो उनके पास कितने सुंदर कपड़े और खिलौने होते हैं। मुझे खिलौने नहीं चाहिए दीदी, पर क्या मुझे एक बार मीठा गुलगुला खाने को मिल सकता है? बहुत दिन से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया। तुझे गुलगुला खाना है ना परी? तू आज घर पर ही रह। मैं बाजार जाकर तेरे लिए गुलगुला लाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी लकड़ियां काटनी पड़े। आज मेरी बहन मीठा खाएगी। अब मुस्कुरा मेरी परी। उसी दिन बेचारी रिया तेज धूप में भूखी प्यासी लकड़ी काट रही होती है। खाना न खाने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। गिरती हुई बोलती है, परी, तेरा गुलगुला, मुझे थोड़ा और काम करना था। बाबूजी, मुझे शक्ति दो। तभी अचानक वहां से रोहन बगल के गांव की जमींदार का बेटा गुजर रहा था। वो रिया को बेहोश देखता है और दौड़कर आता है। सुनिए, आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? ये लड़की तो वही है जो रोज बाजार में ईमानदारी से सब्जी बेचती है। इतनी तेज धूप में जंगल में अकेली काम कर रही है। आप कौन हैं? आप मुझसे दूर रहिए। घबराइए मत, मैं बगल के गांव के जमींदार का बेटा रोहन हूँ। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैंने पानी छिड़का। आप रोज बाजार में कितनी मेहनत करती हैं मैंने देखा है। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। शुक्रिया आपका, पर मुझे आराम करने का हक नहीं है। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। रिया लकड़ी का गट्ठा उठाकर चली जाती है। रोहन उसे इज्जत और आश्चर्य से देखता रह जाता है।
रात हो चुकी थी। रिया परी के लिए गुलगुला लाई थी। परी गुलगुला खाकर खुश होकर सो गई थी। तभी झोपड़ी के बाहर आहट होती है। चाचा रमेश एक पोटली में चावल और रोटी रखकर जा रहा होता है। रिया धीरे से बाहर आकर देख लेती है। चाचा जी, आप? चाचा चौंक कर रुक जाता है और आंखें झुका लेता है। रिया, रिया बेटी, तुम जाग रही हो? चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर चाची को पता चला तो वो घर में हंगामा खड़ा कर देंगी। रिया बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत डरपोक हूँ। तुम्हारी चाची के गुस्से से डरता हूँ, पर मेरा दिल रोती है जब मैं तुम दोनों को इस हाल में देखता हूँ। ये थोड़ा सा चावल है, इसे रख लो बेटी। अपने चाचा को बिल्कुल गैर मत समझो। चाचा जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप हमारे बाप समान हैं। मुझे खाना नहीं चाहिए चाचा जी। आपका ये प्यार ही मेरे लिए बहुत है। पर आप इसे ले जाइए। रिया और चाचा बात कर ही रही थी कि अचानक चाची सुमन लाठी लेकर वहां आ जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ, तो ये चल रहा है यहाँ। मेरी पीठ पीछे घर का राशन इन अनाथ छोरियों को दिया जा रहा है। रमेश, तुम्हारी ये जुर्रत! सुमन, मेरी बात सुनो। ये हमारी ही भतीजियां हैं, ये पराई नहीं है। चाचा को गुस्से में चिल्लाते हुए घर ले जाती है। हुए चुप रहो। और तू सुन रे रिया, अगर आज के बाद मेरा पति इस झोपड़ी के पास भी भटका तो मैं इस झोपड़ी में आग लगा दूंगी और गांव भर में तुम दोनों को ऐसा बदनाम करूंगी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। चलो घर अंदर रमेश। रिया हैरान खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर मजबूती। दीदी, चाची इतनी गंदी क्यों है? वो हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या हम कभी खुश नहीं रह सकते? परी, रोना बंद कर। आज के बाद हमारी आंख से एक आंसू नहीं गिरेगा। चाची ने हमारे साथ जो भी किया वो उनका कर्म है, पर मेरा कर्म है तुझे एक अच्छी जिंदगी देना। आज से हम किसी की छुपी मदद भी नहीं लेंगे। हम अपनी मेहनत से खेत में इतनी सब्जियां उगाएंगे, जंगल से इतनी लकड़ियां लाएंगे कि एक दिन ये पूरा गांव हमारी मेहनत को सलाम करेगा। बाबूजी ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया था और हम स्वाभिमान से ही जिएंगे। ये रिया का वादा है। एक रोज शाम के समय रिया सिर पर सब्जी और लकड़ी लिए बाजार की तरफ थकी हुई चल रही थी। तभी गांव के कुछ शरारती लड़के रास्ते में उसकी टोकरी को धक्का दे देते हैं। सारी सब्जियां और लकड़ियां कीचड़ में गिर जाती हैं। हे भगवान, मेरी दिन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। इस टमाटर और धनिया को बचाने के लिए मैंने दोपहर की तेज धूप में खेत में कुदाल चलाई थी। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगी? परी के लिए खाना कहाँ से आएगा? तुम लोगों को किसी गरीब की लाचारी पर दया भी नहीं आती? नहीं। तभी रोहन अचानक आ जाता है और उन लड़कों को बहुत डांटता है। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक मेहनती लड़की जो ईमानदारी से अपना पेट पालती है, उसे परेशान करते हो? निकलो यहाँ से। और वहाँ से भगा देता है। सुनिए, आप रोइए मत। ये देखने में भले ही थोड़ी गंदी हो गई हैं, पर आपकी मेहनत गंदी नहीं हुई। मैं जमींदार का बेटा रोहन हूँ। मैं ये सारी सब्जियां खरीदने को तैयार हूँ। नहीं बाबूजी, मैं किसी से रहम या भीख नहीं लेती। ये सब्जियां कीचड़ में गिरकर खराब हो चुकी हैं। इनको बेचकर मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। आपने उन लड़कों से मुझे बचाया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन पैसे मैं सिर्फ उसी चीज की लूंगी जो बिकने लायक हो। कितनी अजीब लड़की है। इतनी गरीबी में भी इसका स्वाभिमान कितना ऊंचा है। आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी और आत्मसम्मान कहाँ देखने को मिलता है।
चाची सुमन गांव के कुछ लोगों के पास खड़ी होकर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उनसे कहती हैं, सुनो सब लोग, ये जो रिया बाजार में सब्जी बेचने आती है ना, इससे कोई सामान मत खरीदना। इसने मेरे घर से गेहूं और पैसे चुराए हैं। जो लड़की अपनी सगी चाची के घर में चोरी कर सकती है, वो तुम सबको भी ठग सकती है। अगर किसी ने इसकी सब्जी खरीदी तो समझ लेना वो एक चोर का साथ दे रहा है। रिया दूर खड़ी ये सब सुन लेती है। चाची जी, आप मेरे घर का हक छीन सकती हैं, मुझे भूखा सुलाए रख सकती हैं, पर मेरे चरित्र और ईमानदारी पर दाग मत लगाइए। अगर मैंने आपके घर से 1 रुपए की भी चोरी की हो तो पूरे गांव के सामने मेरे हाथ काट दीजिए। पर अगर आप झूठ बोल रही हैं तो भगवान आपके इस पाप का हिसाब जरूर करेगा। चाची की अफवाह की वजह से कोई रिया से सब्जी नहीं खरीद रहा था। रिया उदास बैठी थी और रोहन दूर से ये सब देख रहा होता है। दीदी, आज तो एक भी टमाटर नहीं बिका। लोग हमें देखकर रास्ता बदल रहे हैं। क्या चाची ने सबको हमारे खिलाफ कर दिया है? मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। रोहन रिया के पास आता है और एक गांव वाले को बुलाता है। अरे काका, इधर आओ। ये देखो, ये टमाटर कितने ताजा हैं। मैंने अपने हाथ से इनके खेत में काम करते देखा है इनको। चाची की झूठी बातों में मत आओ। मैं जमींदार का बेटा होकर इनकी सब्जी खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी मेहनत पर भरोसा है। आप सब भी इन्हीं से सब्जियां खरीदें। अगर रोहन बाबू कह रहे हैं तो सच ही होगा। मुझे 2 किलो टमाटर दे दो बेटी। आपने आज मेरी बहन को भूखा होने से बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये एहसान नहीं है रिया जी, ये तो आपकी ईमानदारी का फल है। जो सच होता है उसे ज्यादा दिन तक कोई दबा नहीं सकता। रिया और परी ने जो सब्जी के पौधे उगाए थे, एक दिन चाची सुमन वहां आती हैं और गुस्से में पौधों को मलकर खराब करने लगती हैं। बड़ी आई सब्जी बेचकर राजकुमारी बनने वाली। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब खेत में पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या बेचने जाएगी बाजार में? दोनों भूखे न मरी तो कहना। चाची जी, बस बहुत हो गया। ये पौधे मैंने और मेरी 8 साल की बहन ने अपने खून पसीने से सींचे हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने हमारा घर छीन लिया, हम चुप रहे। हमसे 2 वक्त की रोटी छीन ली, हम चुप रहे। अब हमारी मेहनत को क्यों बर्बाद कर रही हैं? अगर आज आपने एक भी पौधा तोड़ा तो मैं सरपंच के पास जाऊंगी। तो तू मुझे सरपंच की धमकी देगी? देखती हूँ तू कब तक ये नाटक करती है। चाची गुस्से में चली जाती हैं और रिया वही जमीन पे बैठकर रोने लगती हैं। अगले दिन रोहन झोपड़ी के पास आता है। उसके हाथ में परी के लिए एक नई किताब और खिलौने होते हैं। छोटी रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारी दीदी ने बताया था कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये किताबें लाया हूँ। भैया, ये किताबें कितनी सुंदर हैं। दीदी देखो ना, अब मैं भी पढ़ना सीखूंगी। रोहन बाबू, आप हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? आप जमींदार के बेटे हैं और हम गरीब अनाथ बहनें। गांव वाले पहले ही बातें बनाते हैं। अगर उन्होंने आपको यहाँ देखा तो हमारी इज्जत पर फिर सवाल उठेंगी। कृपया आप यहाँ मत आया कीजिए। रिया जी, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आता। मैं आपकी मेहनत, आपकी संस्कारों और आपकी अपनी बहन के प्रति ममता की इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर मेरे आने से आपको तकलीफ होती है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं दूर से ही आपकी मदद करूंगा, पर आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। दोपहर की जोरदार गर्मी थी। रिया जंगल से लकड़ी काट कर ला रही थी। उसके पाँव में चप्पल नहीं था और मिट्टी गर्म होने की वजह से पाँव जल रहा था। रिया पाँव जलने पर एक पेड़ के नीचे रुकती है। पाँव तोचते हुए बोलती है, बाबूजी कहते थे कि जब रास्ते में कांटे और आग हो तभी समझना कि मंजिल पास है। पाँव जल रहे हैं पर परी के सपने नहीं जलने दूंगी। उसने आज सुबह पढ़ना शुरू किया है। उसे किताबों के लिए और कागज चाहिए। मैं थक सकती हूँ पर रुक नहीं सकती। उसी दोपहर चाचा रमेश अकेला बैठा आकाश को देख रहा होता है। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी।
मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी बेटियों को सड़क पर छोड़ दिया। आज वो लड़की नंगे पांव धूप में लकड़ियां काटती है और मैं पक्के घर में सुकून से बैठा हूँ। सुमन के पाप का घड़ा भर चुका है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। एक रात बहुत तेज बारिश आ रही थी और ठंड बहुत ज्यादा था और परी को तेज बुखार हो गया था। वो बुखार से कांप रही थी। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है दीदी। क्या मैं भी अम्मा और बाबूजी के पास जा रही हूँ? नहीं परी, ऐसा मत बोल मेरी जान, तुझे कुछ नहीं होगा। देख, मैंने पुरानी बोरी तेरे ऊपर डाल दी है। मैं अभी दवाई के लिए पैसे ढूंढती हूँ। तू आंखें मत बंद कर परी, तेरी दीदी यहाँ है। रिया तेज बारिश में दौड़ती हुई चाचा के घर के दरवाजे पर आती है और दरवाजा पीटती है। चाची जी, दरवाजा खोलिए। चाचा जी, मेरी छोटी बहन परी को तेज बुखार है। वो ठंड से कांप रही है। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी दवाई और एक गरम कंबल दे दीजिए। भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। भाग यहाँ से रिया। रात के 12 बजे हमारी नींद खराब करने आई है। तेरी बहन मर रही है तो मरने दे। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा। चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो पानी फेंक दूंगी तुम पर। हे भगवान, अगर आज मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं समझूंगी कि इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई है। रिया रोती हुई झोपड़ी में वापस आती है। तभी रोहन डॉक्टर को लेकर वहां पहुंचता है। रिया जी, मैं गांव की चौराहे से गुजर रहा था और मैंने आपको चाची के घर देखा। चाची आप पे चिल्ला रही थी। मैंने वैद्य जी को साथ लिया है, आप घबराइए मत। बेटी, इसे तेज बुखार है। अगर आधे घंटे और दवाई नहीं मिलती तो खतरा हो सकता था। ये दवाई पिलाओ और ये गर्म कंबल इसे ओढ़ाएं। समय समय पे दवाइयां देती रहना। रोहन बाबू, आज आपने मेरी बहन की जान बचाई है। मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। मैंने आप पर शक किया, बस अपने बारे में सोच के ना जाने आपको क्या क्या बोल दी, आपको भगाया, फिर भी आपने हमारी मदद की। रिया जी, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझे। आप अकेली नहीं हैं, भगवान आपके साथ है। गांव वालों को पता चलता है कि चाची ने बीमार परी की मदद नहीं की और रिया को रात में अपने दरवाजे से भगा दिया था। लोग चाची पर थूकते हैं। सुमन, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? एक 8 साल की बीमार बच्ची की मदद नहीं की और रिया को अपने दरवाजे से रात में बारिश में भगा दिया। तू इंसान है या दायन? इसीलिए तेरी कोई औलाद नहीं है और भगवान तुझे इसका बदला जरूर देगा। तुम लोग मुझे मत सिखाओ। वो दोनों लड़कियां नाटक करती हैं ताकि गांव की हमदर्दी मिल सके। मुझे किसी से डर नहीं लगता। परी अब ठीक हो चुकी थी। रिया और परी ने मिलकर मिट्टी में बहुत अच्छी सब्जियां उगाई हैं। बाजार में लोग इनकी सब्जी खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। रिया बेटी, तेरी सब्जी में पता नहीं क्या जादू है। एकदम मीठी और मुलायम होती है और ताजा है। मुझे 2 किलो दे दे। काका, इसमें जादू नहीं, मेरी छोटी बहन की मेहनत और हमारे माता पिता का आशीर्वाद है। हमने इस मिट्टी को आंसुओं से नहीं, आशाओं से सींचा है। रोहन अपने पिता जमींदार के पास बैठा था। बेटा रोहन, तुम रोज रोज उस गरीब लड़की रिया की मदद क्यों करते हो? गांव में बातें बन रही हैं। पिताजी, वो कोई आम लड़की नहीं है। मैंने उसे गरीबी में भी स्वाभिमान से जीते देखा है। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अगर ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे खानदान का नाम और ऊंचा होगा। मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। सोचते हुए, अगर लड़की के संस्कार इतने अच्छे हैं तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं, पर पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दो ताकि दुनिया उसे बेचारी ना कहे।
चाची सुमन अचानक आंगन में गिर पड़ती है। उसे तेज चक्कर आते हैं। सुमन, सुमन, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं है, मैं क्या करूं? रमेश, मेरा सर फट रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। गांव का कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि चाची ने सबके साथ बुरा किया था। रमेश भाई, इस औरत ने पूरे गांव का दिल दुखाया है। आज जब ये बीमार पड़ी है तो कोई इसकी मदद नहीं करेगा। जैसा बीजा था वैसा काट रही है। अरे भगवान, हम पापी हैं, हमें माफ कर दे। इसने मेरी भतीजियों को घर से धक्के मारकर निकाला था, पर मैंने भी चुप रहकर पाप किया था। आज मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं क्या करूं? चाचा के घर के पास से गुजरती हुई रिया और परी चाचा के रोने की आवाज सुन लेती हैं। चाचा रमेश रास्ता देख रहा था कि कोई गांव वाला मदद के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आता। रिया और परी सब्जी की टोकरी रखकर दौड़ते हुए अंदर आती हैं। रिया, परी, तुम दोनों यहाँ? देखो ना बेटी, तुम्हारी चाची को कितना तेज बुखार है। इसकी सांसें तेज चल रही हैं। मैंने गांव भर में सबके आगे हाथ जोड़े, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। सब कहते हैं कि इसने जो पाप किए हैं उसकी सजा भोग रही है। मैं लाचार हूं बेटी। चाचा जी, आप रोना बंद कीजिए। उन्होंने जो किया वो उनका कर्मा था, पर अगर हम इस वक्त उन्हें तड़पता छोड़ दे तो ये हमारे संस्कार नहीं होंगे। अम्मा बाबूजी ने हमें नफरत के बदले नफरत करना नहीं सिखाया। चाचा जी, आप साफ कपड़ा ले आइए। रिया पूरी रात चाची के माथे पर पानी की पट्टी रखती रही। और परी थककर चाची के पैरों के पास जमीन पर ही सो गई। दीदी, तुमने पूरी रात आंखें भी नहीं मूंदी। तुम चाची के माथे पर पट्टी रखती रही और उनके पांव दबाती रही। चाची ने तो हमें कितनी बार भूखा सुलाया था ना दीदी, फिर भी तुम इनकी इतनी सेवा कर रही हो। परी, गुस्से और लालच में इंसान भटक जाता है, पर जब कोई बीमार और लाचार हो तो वो सिर्फ एक इंसान होता है। चाहे इन्होंने हमारे साथ जो भी किया हो, पर है तो ये हमारी चाची ही। उनको ठीक करना अब हमारी जिम्मेदारी है। चाची को होश आता है। वो देखती है कि रिया उसके माथे पर पट्टी रख रही है। रिया, तू यहाँ? मैंने तुझे और परी को घर से निकाल दिया, तुम दोनों को भूखा सुलाया, गांव भर में बदनाम किया, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही है। मुझे बचाने के लिए तूने अपना पूरा दिन और रात खराब कर दिया। चाची जी, आप पुरानी बातें बोलने से सरदर्द बढ़ जाएगा। आप हमारी माँ समान हैं। गुस्से में कोई भी भटक जाता है, पर हम आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं कितनी पापी थी जो तुम जैसी देवियों को पहचान नहीं पाई। मुझ जैसी लालची औरत को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। गांव के लोग देखने आते हैं कि चाची कैसी है। वो देखते हैं कि रिया और परी चाची की सेवा कर रही हैं। रमेश भाई, हमने तो चाची की बुराई देखकर उन्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन तेरी इन दोनों भतीजियों ने हम सबको दिखा दिया कि असली संस्कार क्या होते हैं। रिया, तू सच में इस गांव की बेटी नहीं, देवी है। दुख में परिवार ही परिवार के काम आता है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए ताकि चाची जल्दी ठीक हो जाए। चाची अब पहले से ठीक हो चुकी है। वो रिया और परी की सामान झोपड़ी से उठवाकर अपने घर में रखवाती है। आज से तुम दोनों उस फटी झोपड़ी में नहीं रहोगी।
ये घर तुम्हारे बाप का था और आज से ये घर तुम्हारा ही है। मैंने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित तो मैं कभी नहीं कर सकती, पर जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम दोनों को अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। चाची, क्या अब आप हमसे नफरत नहीं करोगी? क्या अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा? नहीं मेरी रानी बेटी, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रिया, परी, चाचा और चाची सब मिलकर खेत में काम करने जाते हैं। खेत में पहले से कहीं ज्यादा अच्छी सब्जी उगती है। रोहन रिया को देखने आता है और चाची से मिलता है। चाची रोहन को धन्यवाद देती है कि उसने मुसीबत में उनकी बेटियों का साथ दिया। परी स्कूल जाना शुरू करती है। रिया और चाची मिलकर परी के लिए नया बस्ता और कपड़े बनाती हैं। गांव के सरपंच चाचा और रिया की ईमानदारी की तारीफ करते हैं और खेत के लिए इनाम देते हैं। रोहन के माता पिता रोहन के साथ चाचा के घर रिश्ता भेजने की तैयारी करते हैं। रोहन अपने पिता जमींदार और माता के साथ चाचा रमेश के घर आता है। सभी आंगन में बैठी थी। रमेश जी, हम यहाँ कोई साधारण मुलाकात करने नहीं आए हैं। हम अपने बेटा रोहन के लिए आपकी बड़ी भतीजी रिया का हाथ मांगने आए हैं। रोहन ने बाजार में और खेत में रिया की मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके संस्कारों को देखा है। आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना नसीब की बात होती है। जमींदार साहब, आप हमारी गरीब भतीजी का हाथ अपने बेटा के लिए मांग रहे हैं। हमारे पास तो देने के लिए कोई दहेज भी नहीं है। समधी जी, रिश्ता तो हमें दिल से मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। रिया और परी कोई अनाथ नहीं है। ये मेरे सगी भाई की बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां हैं। ये शादी किसी अनाथ की शादी नहीं होगी, बल्कि इस घर की बड़ी बेटी की शादी होगी। रिया की विदाई इसी आंगन से धूमधाम से होगी और दहेज में हम संस्कार और इज्जत देंगे। मुस्कुराकर, हमें संस्कार और इज्जत ही चाहिए भाभी जी। आपकी बेटी ने पूरे गांव का दिल जीता है। रिया की शादी के कपड़े और गहने खरीदे जाते हैं। परी अपनी दीदी को दुल्हन के रूप में देखकर इमोशनल हो जाती है। रिया चाची से कहती है कि चाची जी, मैंने आपको पहले ही दिल से माफ कर दिया है। आपने हमें सही और गलत की पहचान करवाई। आज से आप मेरे लिए मेरी सगी माँ से कम नहीं है। बेटी रिया, तूने इस घर की इज्जत और जान दोनों बचा ली। सदा सुहागन रहो। रोहन रिया से कहता है कि वो उसे हमेशा उसकी बहन परी का ध्यान रखने की आजादी देता है। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुम्हारी बिना मैं कैसी रहूंगी? पहले रिया परी को संभालती है और कहती है, परी, रोना मत मेरी जान। तू तो मेरी सबसे समझदार बहन है ना। मैं तुझसे दूर नहीं जा रही हूँ। तू बस ढंग से पढ़ाई करना, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना और बाबूजी का नाम रोशन करना। परी, तू अकेली नहीं है। देख, चाचा और चाची तेरा ध्यान रखने के लिए हैं और रोहन जी ने वादा किया है कि तू जब चाहे मेरे पास आ सकती है। तू बस ढंग से पढ़ाई करना और बाबूजी का नाम रोशन करना। रिया सुबह सुबह उठकर सफाई करके रसोई में खाना बना रही थी। तभी रिया की सास आंगन में आती है। रिया बेटी, तुम इतनी सुबह उठ गई? तुम तो अब इस घर की बहू हो, मेहनत करने वाली मजदूर नहीं। आज तुम्हारा पहला दिन है, इतना काम मत करो। पहले रस्म के मुताबिक थोड़ा मीठा बनाओ। माँ जी, मेहनती हाथों को बैठने की आदत नहीं होती। मैंने तो होश संभालते ही सुबह की पहली किरण के साथ काम करना सीखा है। आपके घर में मुझे बहू का दर्जा मिला है, पर मैं इस घर को अपना घर बनाकर सबकी सेवा करना चाहती हूँ।
आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी कोई गलती न करूं। तुझे पाकर तो हमारा घर धन धान्य से भर गया बेटी। तेरा यही संस्कार हमें चाहिए था। तू हमेशा सदा सुहागन रह। मेरी प्यारी परी, देख, आज तू पहली बार बड़े स्कूल जा रही है। तेरी दीदी रिया ने इस दिन के लिए कितने पापड़ बेले हैं, कितनी लकड़ियां काटी हैं। तू ढंग से पढ़ना बेटी, ताकि जब तेरी दीदी तुझे देखे तो उसकी आंखें खुशी से भर जाएं। चाची, माँ, मैं इतनी मेहनती बनूंगी कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर आपको और दीदी को बहुत बड़ा घर दूंगी। अब मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास आप हो और मेरी दीदी का आशीर्वाद है। रिया और रोहन मिलकर खेत में नए पौधे लगा रहे थे। गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर आपस में जलन से बातें कर रहे थे। देखो भाई, कल तक जो लड़की सड़क पर लकड़ी और सब्जियां बेचती थी, आज जमींदार के बेटा के साथ खेत में मालकिन बनी घूम रही है। कितनी चालाक निकली ये लड़की, सीधी जमींदार की बहू बन गई। सुनो काका, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। रिया ने जो हक पाया है वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से पाया है। अगर आप में दम है तो इसकी जैसी मेहनत करके दिखाइए। दूसरों पर कीचड़ उछालना आसान होता है। शोर मत कीजिए रोहन जी, इनकी बातों का जवाब गुस्से से नहीं, हमारे काम से मिलेगा। जब हमारी मेहनत से ये खेत सोना उगलेगा तो इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। कि परी स्कूल से सीधे दौड़ते हुए रोहन के घर आती है। उसके हाथ में स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है। दीदी, दीदी, देखो, मैं क्लास में पहले नंबर पर आई हूँ। मास्टर जी ने मुझे ये इनाम दिया है। परी, मेरी रानी बहन, देखा मैंने कहा था ना कि तू बहुत होशियार है। बाबूजी आज जहाँ भी होंगे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये तो बस शुरुआत है परी, अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। हम सब की मान है, तो कभी भी हिम्मत मत हारना। रोहन के पिता चाचा रमेश परी और चाची को अपने घर दावत पे बुलाते हैं। सब खुशी खुशी प्यार से मिलकर रहने लगते हैं। तो भैयों, आखिरकार हम सब मिलजुल के सब यहीं खड़े हैं। हमारी कहानी तो हो गई एकदम सुखद अंत वाली। सबसे पहली इस प्यारी सी कहानी को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार और इमोशनल कार्टून वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले कार्टून में आपका नाम और आपके गांव का नाम लिया जाए तो जल्दी से अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। चलिए मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।